हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। भारत की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में कहां तक पहुंचने वाली है और आपके घर की अर्थव्यवस्था 2014 के पहले कैसी थी, 2014 के बाद कैसी हो गई, ये सब समझने में आज के पॉडकास्ट आपको मदद करने वाला है। क्लियरली आपको पता चलेगा कि क्या पहले से आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो रही है उसमें चेंज करने का वक्त आ गया है। 2026 में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए। आपने गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश को जो हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए सुना था, क्या उसे बदल करके अब वक्त आ गया है कि आपका मुख्य निवेश सोना और चांदी में हो और बाकी निवेश दूसरे इंस्ट्रूमेंट में हो। ये सारे सवाल हमने पूछे शरद कोहली सर से। पार्ट 1 इस पॉडकास्ट का आप देख चुके हैं, आज है पार्ट 2। आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब मिलकर के एंजॉय करते हैं इकोनॉमिस्ट शरद कोहली सर को। हम सबको ये मालूम है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात हमें बताई गई है 2030 तक। 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $2000 थी, जो कि 2026 में बढ़ करके $3000 हो गई है। मतलब हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय $3000 चल रही है और हमें सर ये बताया गया है कि 2030 तक ये और बढ़ के $4000 हो जाएगी। मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर वो मंदी भारत में भी आई, भले थोड़ी सी जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या उसका असर हम सबके ऊपर पड़ेगा? क्या हम ये जो सोच के चल रहे हैं कि 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $4000 हो जाएगी, तो क्या वो नहीं हो पाएगी? मतलब सीधा सवाल अगर मैं पूछूं तो भारत में मंदी की आहट के बाद क्या इसका असर मेरे ऊपर पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर पड़ेगा क्या? देखिए, लोगों को मिला के देश बनता है, तो इसलिए आपको शायद मैंने पिछली बार ये आंकड़ा पता नहीं शेयर किया था कि नहीं किया था। मैं उसको अगर किया भी था तो दोबारा बना देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम का आंकड़ा है कि 90% आबादी 25,000 रुपये से कम कमाती है इस देश में। यानी कि अगर 140 करोड़ हम हैं तो 126 करोड़ लोग 25,000 से कम कमाते हैं। तो पर कैपिटा कैसे निकाला जाता है ये तो लोग जानते होंगे। टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है और पर कैपिटा। तो अभी मैं पर कैपिटा को शालिनी बहुत एक्यूरेट नहीं मानता, क्योंकि हमने ना अपने आप को गिना नहीं है बहुत दिन से। हमारा सेंसस कहाँ हुआ है? आप पहले बताइए, हम 135 करोड़ हैं कि 140 करोड़ हैं कि 145 करोड़ हैं? ये तो अभी हमें मालूम ही नहीं है। अब किसी ने पूछा किसी से कि भाई बताओ जरा, वो गणित में बहुत उस्ताद था, कहते थे कुछ भी गिन के बता। उसने कहा बताना जरा इस शहर में कौवे कितने हैं? तो वो बोला 5,47,356, बिल्कुल 1 सेकंड में। मैंने कहा यार ये 5 लाख तुमने क्या कौवे जाके गिने हैं? आपको कैसे पता है इस शहर में इतने कौवे हैं? कहता नहीं आप गिन लो। तो उसने कहा मान लो ज़्यादा निकले। कहता ज़्यादा निकले तो सुना उसके रिश्तेदार मिलने आए हुए हैं, और कम निकले तो समझा बाहर गए हुए हैं वो। तो इस तरीके, बिकॉज वी हैवंट काउंटेड आवरसेल्व्स, हमने अपने आप को गिना कहाँ है। अब जो सेंसस होगा 2027 में आपको फाइनल आंकड़ा आ जाएगा। हाँ। तो मुझे लगता है एक्चुअल पर कैपिटा शालिनी तब पता लगेगी। अभी पर कैपिटा मेरे अनुमान के हिसाब से $2700 के आसपास है, जिसको $4000 का प्रोजेक्शन करा जा रहा है। 2700-2800 के बीच में। बट आई स्टिल फील दैट वी नीड टू हैव एग्जैक्ट हेड काउंट। हमें पर कैपिटा होता है जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर। तो पहले अब हेड काउंट निकालें तो सही, हम कितने, हम 140 करोड़ हैं कि 45 करोड़ हैं कि 35 करोड़ हैं कि कोई तो 150 करोड़ अब बोलने लग गया। हर साल हम 2-2.5 करोड़ उसमें बढ़ा के बोल देते हैं। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द सेंसस टू कंक्लूड। पर आपकी बात कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या उस पर आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा? तो हम इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज़ करते हैं शालिनी, उसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है कि अगर आपकी जीडीपी 7-7.5%, 8% से बढ़ रही है और कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है, या चलिए कंसिस्टेंटली छोड़िए, मान लीजिए 1 साल में बढ़ गई, तो क्या जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उस तक वो फ़र्क पड़ रहा है? क्या उसकी आय, उसकी नेटवर्थ भी 7.5% बढ़ी? तो इसका विश्लेषण मैंने इस प्रकार से किया कि हमारी पॉपुलेशन में हिस्से बना दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो इस जीडीपी का ज़्यादा लाभ उठा जाते हैं, यानी कि उनकी इनकम कई गुना बढ़ जाती है, जीडीपी से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर मॉडरेट फ़र्क पड़ता है, मतलब उनको फ़र्क पड़ता है पर मॉडरेट पड़ता है, पड़ता ज़रूर। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर नहीं पड़ता है, मतलब वो तो आप पूछिए ना, आपके कमेंट सेक्शन में देख, अरे कहाँ भैया हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं, ये वो, फिर वो पॉलिटिकल भी हो जाते हैं, ये मोदी जी, ये वो, ये राहुल गांधी वगैरह वगैरह, वो पॉलिटिकल कमेंट शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं शालिनी जिनकी जो नेगेटिव में भी चले जाते हैं,
वो तो मैं देखिए, हालांकि ये पॉडकास्ट फाइनेंशियल है, आपके चैनल्स कुछ फाइनेंशियल भी हैं, और मैं फिलोसॉफिकल यहाँ पर होना नहीं चाहता, पर मैं ये यकीनी तौर पे मानता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे, शायद कुछ लोग कटाक्ष भी करें इस बात पे, कि डेस्टिनी नाम की तो कोई चीज़ होती है। आप अगर डेस्टिनी को नहीं मानते हैं, हाँ। आप नहीं मानते, आप कहते हैं आपकी किस्मत आपके हाथ में है, तो पूरी तरह से अपने हाथ में हो तो आप पूरा मेहनत करने वाले को तो फिर अंबानी साहब से आगे पहुंचाना चाहिए ना, क्योंकि मेहनत तो लोग अंबानी साहब से भी ज़्यादा करने वाले बैठे हैं। तो कुछ डेस्टिनी का रोल होता है, पर इसको एक तरफ रखते हैं, हम अभी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से अगर कंसिस्टेंटली इकोनॉमी बढ़ती रहे लगातार कुछ साल तक 8-8.5% पे, तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी कुछ ना कुछ समृद्धि उसको महसूस होती है। 8-8.5% तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ। और आपको इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं शालिनी, जिनके ऊपर इस अर्थव्यवस्था के बढ़ने का कोई असर नहीं होता। मैंने चाइना में अपनी आंखों से देखा, मैं चाइना एक वहाँ जगह है ग्वांगझा, वहाँ गया, वहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज थी, और ये उस टाइम की बात है जब चाइना लगातार 10% पे बढ़ रहा था। चाइना का रुतबा था सारे, अब तो चाइना की जीडीपी 5% है, 10% से बढ़ रहा था और लगातार बढ़ रहा था 2 दशकों से। तो इस हिसाब से तो हर व्यक्ति वहाँ का समृद्ध हो जाना चाहिए था। मैंने उन फैक्ट्रीज़ में लोगों को काम करते देखा, मैं उन फैक्ट्री के मालिकों से मिला, उन्होंने मुझे बताया, और मुझे फैक्ट्री घुमाने ले गए, और फैक्ट्री थी कि पूरा शहर था। उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ इनको हम सुबह का नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं, रात का खाना देते हैं, और एक रहने के लिए जगह देते हैं, कोई पैसे नहीं दिए जाते उनको। वो रहने की जगह भी बहुत वो शेयरिंग टाइप होती है, डॉर्मेट्री टाइप होती है। आप सोचिए कि जो देश लगातार 10% से बढ़ रहा था, अगर कोई कहता है मुझे कि चाइना में गरीबी नहीं है, तो उसको पैसे ही नहीं मिलते हैं। वो कहता है इनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, हमें अगर महसूस होता दवाई चाहिए, कुछ चाहिए, वो हम करा देते हैं, कपड़े इनको कंपनी से मिलते हैं, मतलब पैसे नहीं दिए जाते हैं। भोजन के बदले वो काम कर रहे हैं, और रहने की जगह के बदले वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इकोनॉमी के बढ़ने का इफेक्ट शालिनी, और इकोनॉमी के घटने का इफेक्ट हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं पड़ता है। आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं, अलग अलग तबकों पर अलग अलग उसका असर देता है। इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कुछ और असर होता है, नौकरी पेशा वालों पे कुछ और असर होता है, प्रोफेशनल्स पे कुछ और असर होता है, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उन पे कुछ और होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम करने वाले हैं, कारपेंटर्स हैं, बिजली का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम, उनके ऊपर कुछ और असर होता है। तो मुझे लगता है बहुत अनइवन ये रहता है सारा। पर ये ज़रूर है कि अगर इकॉनमी लगातार तेज़ रफ्तार से बढ़ती रहे तो कुछ ना कुछ फ़र्क, ट्रिकल डाउन इफेक्ट सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है प्रति व्यक्ति आय का, आपका अनुमान उससे कम का है? नहीं, मैं ना कम का कह रहा हूँ ना ज़्यादा का कह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि हमारी गणना ठीक नहीं है अभी, और इसमें कोई सरकार को कसूर, क्यों गणना हुई नहीं कोविड की वजह से। आपको पता होगा 2021 में होनी थी, हर 10 साल बाद सेंसस होता था, तो 21 में रह गई, अब रह गई तो रह ही गई। अब इसके लिए फंड, बाय द वे, प्रोसेस शुरू हो चुका है, और आपको घर घर जाके, अब तो ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको अपने आप को गिनना पड़ेगा, ना केवल गिनना पड़ेगा बल्कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कितना कमाते हैं, परिवार में कितना लोग हैं, कुछ आपका और डेटा भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोग्राफिक्स ये देश की पॉलिसी बनाने में काम आते हैं। तो मैं ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों तक ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई जनगणना का व्यक्ति या कोई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली आता है तो आप सारा डेटा दीजिए, क्योंकि वो डेटा देश की पॉलिसी बनाने में काम आता है। अगर आप नहीं देंगे तो पॉलिसी फिर गलत बन जाती है, फिर शिकायत होती है। इसके पहले जब जनगणना हुई थी, क्योंकि मैं वाराणसी में थी उस वक्त, और मैंने उस वक्त अपने आसपास अंकल आंटीज़ और सबको यही कहते सुना था कि नहीं वो जो पूछ रहे हैं ना, ठीक जवाब नहीं देना है, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। क्योंकि वो सारा डेटा तब ले रहे थे ना कि आपके घर में टीवी है या नहीं, फ्रिज है या नहीं, तभी तो पता लगेगा आर्थिक स्थिति क्या है। तो अगर घर में उस समय सालाना इनकम 24,000 थी तो उसको काम करके लोग 1,024 का 1,000 बता रहे थे। 19-20 का फर्क नहीं था, एकदम जमीन आसमान। अब मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो अब आपकी वैसे इनकम माफ है। तो मुझे लग रहा है अब आप टीवी है तो बताइए, कार है तो बताइए, कोई इसमें नहीं है। और दूसरा, इस जनगणना की इन्फॉर्मेशन को इनकम टैक्स से कोरिलेट नहीं किया जाता, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए, क्योंकि फिर वही लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं है, ये उस तक लाभ नहीं पहुँच रहा, हमें तो कोई फ़ायदा मिला नहीं। तो पॉलिसीज़ ठीक बनाने के लिए, बल्कि आपके आज पॉडकास्ट का आपने अच्छा जिक्र किया, आई थिंक यू शुड कोऑपरेट विद द सेंसस टीम, जो भी आपके घर
घर आता है, पूरी इन्फॉर्मेशन और ठीक इन्फॉर्मेशन दीजिए, तभी ये पॉलिसी ठीक बनकर आएंगी। तो मैंने ये नहीं कहा कि पर कैपिटा इनकम गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसका ठीक अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी जनगणना नहीं हो जाती। मौजूदा जो नीतियां हैं अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, मैं चाहती हूँ आप एक अगर हमें उसका भी थोड़ा आकलन आपके हिसाब से करके बताएं, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो वो ये बताता है कि हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में आज़ादी के बाद 60 साल का समय लग गया, फिर 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 2014 में बने, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि कैसे आगे की जो हमारी गति रही है। 2021 में 3 ट्रिलियन और 25 में ही हमने पहले ही समय से पहले छू लिया उस आंकड़े को। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके हिसाब से वो आकलन क्या है, आप जितना सोच रहे हैं वो उतनी ही तेज़ी से क्या आगे बढ़ रहा है, और इन फ्यूचर भी आपको लग रहा है कि वो वैसे ही बढ़ता रहेगा या कुछ कमी आपको लग रही है? एक पुराना गाना मैंने सुना था शालिनी बचपन में, और बहुत पुराना गाना है, मुझे याद है मेरी दादी जी सुनाती थी, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब ये गाने का रेलेवेंस आपके सवाल में छुपा हुआ है। इसका रेलेवेंस ये है कि भाई इकोनॉमी बढ़ रही है 7% से 7.5%, तो बढ़ता रहे, बड़ा साफ आसान पैमाना है। आप 2014 में कहाँ खड़े थे? लोगों को ना एक्चुअली पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज। आपको अगर मैं पूछूं आप 2014 में कितना कमाती थी, तो आपको बहुत दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, पुराने अपने फॉर्म 16 निकाल के देखने पड़ेंगे, पुरानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न निकाल के देखने है ना, ऐसा ही होता है। तो हमारी मेमोरी क्योंकि शॉर्ट है, सबसे अच्छा तरीका है पता लगाने का कि आपकी जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है, छोड़िए देश की अर्थव्यवस्था, छोड़िए बजट में क्या अनाउंसमेंट है, छोड़िए पर कैपिटा, छोड़िए जीडीपी, कुछ सब कुछ छोड़िए, आपकी अपनी अर्थव्यवस्था 2014 में या जो आपने 2021 में और आज आपकी अर्थव्यवस्था में क्या 2014 के बाद और इसमें कोई फ़र्क पड़ा है? अगर फ़र्क पड़ा है तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ अच्छा हुआ होगा या कुछ बुरा हुआ होगा, आपकी बुरी हो गई है तो आप कहेंगे कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। अब जब भी जैसे ही आप ये बात डालेंगे ना सोशल मीडिया, बड़े सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, अरे भैया ये कहाँ वैसे के वैसे खड़े हैं, अरे मरवा दिया मोदी जी ने, अरे ये कर दिया, इस टाइप के आपको मिडिल क्लास ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, तो आपको विविध प्रकार के कमेंट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था से, मैंने कहा ना सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, अर्थव्यवस्था बड़ी थी तो बड़ी थी, 2 ट्रिलियन थी, 2 ट्रिलियन बार बार या 4 ट्रिलियन नाम लेने से मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ नहीं रहा है। अगर मैं आज 4.18 ट्रिलियन पे हूँ तो क्या ये बार बार मेरे कहने से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? मुझे तो ये देखना है कि मेरी अर्थव्यवस्था, तो आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप 2014 में कहाँ खड़े थे और आज 2026 की शुरुआत में आप कहाँ खड़े हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के एक कमेंट डालिए। क्या आपने कोई तरक्की, क्या आपकी सैलरी कितनी थी, आपकी आम जो भी आप करते हैं, आप हो सकता है नौकरी करते होंगे, आप कोई प्रोफेशन चलाते होंगे, आप कोई बिजनेस चलाते होंगे, आप कोई इंडस्ट्री चलाते होंगे, आप टीचर होंगे, कुछ भी करते होंगे, आप डॉक्टर होंगे, एडवोकेट होंगे, सीए होंगे, तो 2014 के मुकाबले और आज के मुकाबले दोनों को माइनस कर दीजिए और बताइए कि, या कंपेयर कर लीजिए, बताइए कि आप में को तरक्की हुई है। छोड़ते हैं ना जीडीपी को और ट्रिलियन डॉलर्स को, और इसको छोड़िए ना, ट्रिलियन डॉलर तो बहुत सारे लोग हम में से तो लिखना भी नहीं जानते कितना होगा। बाय द वे 4 ट्रिलियन डॉलर 3,60,000 करोड़ रुपए होता है। हम लोग ट्रिलियन डॉलर बोलते हैं कि बोलने में आसान है, पर हम रुपए में देखें तो इतना होता है। तो इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था, और सबसे बढ़िया पैमाना है ये आपको अपनी देखने का, मेरी तरक्की हुई या नहीं हुई। तो आप मेरे से आकलन मांग रहे हैं तो मैं तो लोगों को कह रहा हूं कि आप देख के बताइए, अगर नहीं हुई तो जस्ट बी ओपन अबाउट इट। अगर आपको लगता है आप जहां 2014 में खड़े थे वहीं खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे शालिनी 2014 में 1 लाख कमाते होंगे, आज शायद वो 30,000 कमा रहे हो, हालांकि कम होंगे, ऐसे कम होंगे, बहुत कम होंगे। तो आई थिंक दैट इजंट दैट द बेस्ट वे ऑफ नोइंग हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू मैक्रो नंबर्स। नहीं, पर अगर मैं सैलरी क्लास की बात करूं तो उसका तो हमेशा हो सकता है किसी का 3 साल में प्रमोशन हो, किसी का 5 साल में हो, पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट तो होते ही हैं। पर आपको रोक रहा हूं मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए, आपको रोक रहा हूँ। प्रमोशन क्यों होता है और कब होता है? प्रमोशन आपकी कंपनी देती है, ठीक है। कंपनी अगर आपको साल का 10 लाख देती थी, आप प्रमोशन करके आपका अप्रेजल करके 12-13 लाख 15 लाख हो गया, फिर उसके बाद आपका 2-3 साल बाद 20 लाख हो गया, फिर 22 लाख हो गया, तो कंपनी ने ये पैसे कहाँ से निकाले? फालतू देने के लिए। कंपनी जेब से तो दे नहीं रही। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस भी साल ब साल बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, कॉर्पोरेट्स ईदर ग्रो और दे पेरिश।
तो कॉर्पोरेट ग्रो कर रहा है ना, तो उसके पास पैसा आ रहा है तो आपको इंक्रीमेंट दे रहा है ना, तो आपका इंक्रीमेंट आप कहेंगे कि मेरी एक्सपीरियंस इतना हो गया। हाँ, तो exactly, आप मैं यही उस- कहने लगे, मुझे पता था आप क्या कहें कि भाई मेरा एक्सपीरियंस भी तो इतना हो गया, ट्रेनिंग तो आज भी तो अगर मुझे सैलरी फालतू मिल रही है तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया, मेरी नॉलेज बढ़ गई, मेरी एक्सपर्टीज बढ़ गई, कंपनी के लिए मेरी वैल्यू बढ़ गई। तब मैं ट्रेनी थी, इंटर्न थी। बिल्कुल और ठीक बात है। हाँ, तो भाई इसमें देश की इकोनॉमी का क्या रोल है, यही कहना चाह रहे थे ना आपके। देश की इकोनॉमी का इसमें रोल ये है कि जिस कंपनी ने आपको इंक्रीमेंट दिया उस कंपनी ने तरक्की करी, तभी तो आपको इंक्रीमेंट दिया ना, जेब से थोड़े ना वो डायरेक्टर नहीं, साहब पर हैं। मेरे आगे वाले रिटायर हो गए, उनकी जगह मैं सीनियर बन गई। अब जो अभी भी नया बच्चा आ रहा है कंपनी में, जो ट्रेनी है, इंटर्न है, मैं तो स्पेशली मीडिया की ही बात करूंगी, तो उनकी स्थिति भी मैंने जब शुरुआत की थी उससे बहुत अलग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर शुरुआत किया था और मेरी पहली तनख्वाह अगर 30,000 जी। थी, तो आज जो ट्रेनी आ रहा है उसकी पहली तनख्वाह 1.5 लाख रुपया नहीं है, जी, वो भी जी। आस ही पास है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। पर ये भी सच है, सारे लोग रिटायर नहीं हो गए, सब लोग, ऐसा नहीं हुआ कि जितने लोग आए, अगर मीडिया के, मुझे नहीं पता मीडिया इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है इस समय, पर ये पता लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करती रहती है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पर अगर मीडिया की भी ओवरऑल आप रेवेन्यू लेंगे, कहीं ना कहीं से वो रेवेन्यू बड़ा होगा, तभी वो आज दे पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट growth which the company or employer is showing is because the country is growing. Otherwise the company cannot grow if the macros of the country are not growing. मतलब अगर देश तरक्की नहीं कर रहा है तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कंपनी फिर भी तरक्की करे जा रही है, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। राइट। क्योंकि ये हम स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही ट्रैक करते हैं कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो कंपनीज ने ग्रो किया है तब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो तब ऐसे नहीं इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और मुझे लगता है कि लोगों की अगर नेटवर्थ बढ़ रही है, आपने इन्वेस्टमेंट्स कहीं कर रखी हैं, सोने चांदी की बात नहीं करते, वो हम कर चुके। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में लगा रखा और आपकी इन्वेस्टमेंट्स अब बढ़ चुकी हैं, दैट इज़ बिकॉज द आउटकम ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज कल्मिनेटिंग, इज ट्रिकलिंग डाउन इन टू द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी जहाँ आपने निवेश किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको देखना चाहिए। तो मैं ना मुझे लगता है ये बहुत सेल्फिश अप्रोच है कि बजाय देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था, देश की $1 ट्रिलियन कितने हो गए, देश का फॉरेक्स रिजर्व, देश का परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, ये तो आंकड़े आते रहते हैं हर दूसरे तीसरे महीने, आपको पता है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए, मेरी घर की अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या मेरे घर के हालात सुधरे हैं, क्या मैं पहले 1 कमरे के मकान में रहता था, अब मैं 2 में रहता हूँ, अब मैं 3 कमरे में रहता हूँ, क्या मेरे बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या मेरे पास पहले एक बाइक होती थी अब मेरे पास कार है, क्या मेरे पास पहले छोटी कार होती थी अब मैं बड़ी कार अफोर्ड कर सकता हूँ। और होता क्या है शालिनी कि हमें लगता है हमारा ये सब जन्म सिद्ध अधिकार है तरक्की करना, जैसे आप कह रहे थे ना भाई सैलरी मेरी बढ़ी तो मेरा अधिकार है, पर कहीं उसके अंदर आई एम अ वेरी मैं एक देशभक्त हूँ, मैं इट इज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, आई एम अ वेरी ए पोलिटिकल पर्सन। तो क्योंकि आपके देश ने तरक्की करी तो वो तरक्की की आँच आप तक भी आई, थोड़ी आई, ज़्यादा आई, कम आई, बिल्कुल नहीं आई, वो वैरायटी हो सकती है, पर मुझे लगता है देश की तरक्की आप तक पहुंची। पर हम क्या करते हैं शालिनी, हम उसको सारा अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं। Right. मैंने मेहनत करी, मैंने पढ़ाई आगे करी, मैंने इतनी भाग दौड़ करी, मैंने खून पसीना बनाया, वो सब ठीक है, पर उसमें कहीं अगर इकोनॉमी आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आप ये नहीं कर पाती। दिस इज हाउ वी कनेक्ट द एंटायर थिंग, बिकॉज इकोनॉमी आपसे और मेरे से ही तो बनती है। अग्रीड। सो दिस इज द होल थिंग। तो आपके, मैं उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया। और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स से भी कि वो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि 2014 में आपकी अर्थव्यवस्था क्या थी, और अब जब 2026 में हम बात कर रहे हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, वो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। जरूर, मैं इस कमेंट का तो मैं इंतजार करूंगा पढ़ने का, मुझे आप फॉरवर्ड करिएगा जरूर। डेफिनेटली सर। अब मैं चाहती हूँ आखिर में हम थोड़ा ये समझ लें कि 2026 में क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी है, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या 2025 की ही तरह सोना और चांदी 2026 में भी परफॉर्म करने वाला है क्या? सोना और चांदी में जो लोग कमाना चाहते हैं उनको ट्रम्प साहब का एक मंदिर बनवाना चाहिए और वहाँ पर उनकी मूर्ति लगा के रोज़ उनको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखानी चाहिए, माला पहनानी चाहिए। वो बने रहेंगे तो सोने चांदी ऊपर जाता रहेगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं। आपका जो पहला सवाल था कि क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, जी हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक बार टेबल पर रख कर रिव्यू करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी एक एसेट क्लास में बहुत ज़्यादा पैसा लगाए हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा पैसा एक साइड, विच इज़ वी कॉल इट एज अ लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट, कि आपका एक तरफ वज़न ज़्यादा है, तो उसको इक्वलाइज कर दीजिए, उसको स्प्रेड कर दीजिए।
हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि अगर कोई घाटे में है तो उसको लॉस में बेच के कर दीजिए, पर अगर नॉर्मल रिटर्न आप दे रहे हैं तो उसको, जैसे मुझे तो बहुत सारे लोग शालिनी मिलते हैं जिन्होंने एफडी का रखी है खाली बैंकों में, 5 बैंकों में एफडीज का रखी है। क्या एफडी का 6-7% रिटर्न है, वो भी घट रहा है, अब टैक्स काट के 4-4.25% रह जाता है। तो दिस इज़ नॉट गुड। मुझे लगता है अब सेविंग्स अकाउंट में लोगों ने पैसा रखा हुआ है, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने सारी अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, 2.5-3% पे पैसा रखा है। ये तो इससे तो बेटर फिर एफडी है कि कम से कम अगर आप 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो केवल अगर मैं एफडी से तुलना करूं तो आपने अपना 30-40 हज़ार का नुकसान कर लिया, और अगर मैं म्यूचुअल फंड स्टॉक से तुलना करूं तो आपने शायद 1 लाख रुपए का नुकसान कर लिया बिना जाने। ये नुकसान ऐसा है, वी कॉल दिस एज नोशनल लॉस। ये नुकसान ऐसा नहीं कि आपको दिखाई दिया, पर उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस करी, 1 साल आपका पैसा ऐसे ही आइडल पड़ा रहा। तो स्ट्रैटेजी ये चेंज करनी है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टडी करिए और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नज़र रखिए। शालिनी का चैनल देखते रहिए, वो तो समय समय पर आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आपको जब कहीं ये मंदी की जिसकी मैंने बात करी, इसकी आहट और तेज़ आने लग जाए तो आप उससे पहले ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिस्क फ्री बना लीजिए। मंदी में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सोना तो रिस्क को हेज करता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट फिर स्टॉक्स रिस्की बन जाते हैं, फिर स्टॉक्स बनते हैं तो म्यूचुअल फंड्स भी रिस्की हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने खाली स्टॉक्स में लगा रखा है, उनको भी मैं सलाह दूंगा आप उसको फैला दीजिए। अगर आपने खाली म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, फैला के जो मैंने 4-5 आपको एसेट क्लासेस बताई उसमें कर दीजिए। और किसी ने खाली प्रॉपर्टी में लगा रखा है, वो भी सही नहीं है, उसको भी आप स्प्रेड करके इन 4-5 एसेट, थोड़ा सा मुश्किल काम है शालिनी, बिकॉज क्या होता है हम लोग काम में इतने मशरूफ़ रहते हैं कि अपने ही पैसे पे ध्यान नहीं देते हैं। पैसा कमाने में इतना वो हो जाते हैं, रोज़ वही सुबह शाम का रूटीन बिजी, आज ये मीटिंग, अब ये आपको कहूँ तो आज ये पॉडकास्ट है, आज ये पॉडकास्ट है, अब ये करना है, ये अपलोड करना है, सोशल मीडिया देखना है, ये इससे मिलना है, उससे मिलना है, कि पैसा तो आता है पर उस पैसे की संभाल नहीं हो पाती है। तो पैसे को संभालना जब आप सीख जाएंगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मंत्रास टू मेक यू वेल्दी, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मनी। अगर आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। पर लोग पैसे के लिए काम ही नहीं करते, तो पैसा भी सोचता है ठीक है जब मेरी इन्होंने परवाह नहीं करी तो पड़ा रहूँगा मैं ऐसे, क्या करना है मुझे रिटर्न दे के। दैट्स व्हाट मनी थिंक्स। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि पैसा सोचता भी है, पैसा यही सोचता है। आप तो पैसा बोलता है, बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पैसा सोचता भी है। कि क्योंकि आपने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं। वो बिल्कुल बदले की भावना रखता है। तो आई थिंक यू शुड रीएलोकेट योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच इज इमर्जिंग ग्लोबली। अब यहाँ मेरा थोड़ा सा और कन्फ्यूजन आ गया और मैं चाहती हूँ आप मुझे समझाएं भी कि वो मैं कैसे करूँ। आपने कहा अगर एक ही तरफ पैसा लगा रखा है तो उसको हम स्प्रेड कर दें, अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड या स्टॉक है तो आप उसको भी स्प्रेड करने की बात करें। जबकि हम तो एक्सपर्ट से सर यही सुनते आए हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है, मार्केट अगर डाउन भी जा रहा है तो अपने निवेश को और बढ़ा दीजिए क्योंकि अब तो वो आपको सस्ते में मिल रहा है। तो उस लिहाज से अगर मैं सोचूं तो मुझे म्यूचुअल फंड में जो पैसा मेरा पड़ा है, अगर एक तरफा भी पड़ा है, तो उसको कम से कम खाली करके और स्प्रेड करने की ज़रूरत तो नहीं है उस सलाह पे, अगर मैं यकीन करूं तो। अगर मार्केट आगे डाउन भी जाने वाला है, मंदी भी होने वाली है, तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप तो खुश हो जाइए क्योंकि बचा खुचा जो पैसा है कल तक आपने महंगे में खरीदा था, आज तो और सस्ते में खरीदेंगे। तो फिर मैं ये कैसे समझूं और कैसे करूं? म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड सेफ है, यही आपने कहा ना। हाँ। म्यूचुअल फंड सेफ है, साथ में ट्रम्प साहब भी हैं। ये मैं एक स्लोगन में ऐड करता हूँ नीचे क्योंकि क्या होता है कि मैंने स्प्रेड करने को इसलिए कहा कि अगर मार्केट बहुत डीप करेक्शन में चला जाता है, और देखिए जब हम म्यूचुअल फंड के होराइजन की बात करते हैं, मैं खुद उसको बात करता हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं खुद भी यही बात कहता हूँ, पर वो 10-15 साल के लिए होता है। 10-15 साल में म्यूचुअल फंड सही है, 10-15 साल के लिए म्यूचुअल फंड सेफ है, पर बीच में 2-3 साल ऐसे आएंगे। अभी आप, और इसका तो जीता जागता एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं जो बात कह रहा हूँ। आपने देखा कि 2023-24 में जिन्होंने SIP करी हुई थी, 60 लाख SIP के अकाउंट्स बंद किए गए। अब म्यूचुअल फंड सही है, सेफ है तो तब भी था, पर लोगों में पेशेंस नहीं है। म्यूचुअल फंड तो सेफ है पर पेशेंस कहाँ है? उसके साथ ट्रक भरकर पेशेंस चाहिए, तब म्यूचुअल फंड सेफ है। और क्योंकि पेशेंस नहीं है, अगर मान लीजिए 2 साल ऐसे गए कि ट्रम्प साहब ने फिर कुछ शगुफा छोड़ दिया और मार्केट एकदम करेक्शन में चलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2026 में शालिनी मार्केट के लिए सबसे वॉलेटाइल साल रहने वाला है। और मैं बताऊं, शायद आपके दर्शक जो स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं उनको ये बात मालूम होगी कि एक मार्केट में फियर इंडेक्स होती है, उसको वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, VI।
और ये इंडेक्स बताती है कि मार्केट इस टाइम कितनी वॉलेटाइल है, कितनी उतार, इसकी बाकायदा इसका रीडिंग इस समय 13-14 पे आ गई है। मुझे आपका शायद वीडियो जाए उस समय 19-20 हो जाए। तो जब ये इंडेक्स बढ़ती है, ये बताता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे। तो एकदम से हाई जाएगा, फिर एकदम से करेक्शन आएगा, फिर हाई जाएगा। तो ऐसे में क्या है, लोगों के जिसका सारा पैसा लगा होगा उसकी तो दिल की धड़कन सोचिए मार्केट्स के साथ जुड़ जाएगी। वो तो बेचारा रोज़ सुबह उठ के पहले मार्केट चेक करेगा, अरे ये क्या, एक दिन बहुत खुश, एक दिन बहुत दुखी। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी हार्ट बीट्स जो हैं वो इतनी तेज़ चलने लग जाए कि आपको हाइपर टेंशन हो जाए। सो इफ़ यू आर, अगर आपका रिस्क स्प्रेड है तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ ये बोल के कि मार्केट, म्यूचुअल फंड सेफ़ है, म्यूचुअल फंड सही है, पर उसके साथ एक ट्रक लोड का पेशेंस चाहिए, पूरा ट्रक भर के 15 साल के लिए। फिर हिलिए मत, फिर देखिए मत, होने चीज़। और साथ में ट्रम्प साहब भी हैं, तो ट्रम्प साहब ऐसा कुछ करते रहेंगे जो मार्केट को, देखिए ना पिछले 4 दिन ट्रम्प साहब ने क्या मार्केट को, उनकी स्टेटमेंट मार्केट को हिलाती हैं। मैंने जो वो बनाया हुआ है ना, मुझे पता नहीं आपके पॉडकास्ट में मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया था, मैंने एक ट्रम्प मूड इंडेक्स बनाया हुआ है, नहीं बताया TMI। हाँ। ये मैंने अपना बनाया हुआ है। और बाकायदा उसको मैं प्लॉट करता हूँ। ट्रम्प साहब के मूड दिन में 3 बार प्लॉट करा जाता है। वो सुबह कैसे थे, दोपहर में कैसे थे, रात को कैसे, सुबह क्या बयान ये दिया। हम कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं, ये तो मेरी व्यक्तिगत है, अच्छा, पब्लिक ओके। डोमेन में नहीं है ये। हाँ। आप तो सीरियस हो गए। ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है कि उसको ट्रम्प मूड इंडेक्स, और आप मानेंगे नहीं, उसका पीछे का ग्राफ प्लॉट करा अगर मैं दिखाऊं तो क्या ECG में ऊपर नीचे होता होगा जो इस इंडेक्स में होता है। तो ट्रम्प मूड इंडेक्स का कुछ पता नहीं कहाँ चली जाए, कहाँ नहीं चली जाए। सो देयरफॉर इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस विद यू टू कीप योर मनी इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सेफ है, बट दैट पेशेंस इज मिसिंग। इसलिए आप स्प्रेड करके रखेंगे तो आपको ये सब उतार चढ़ाव उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर। 2026 में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रही ये तो मुझे समझ आ गया, पर एक वादा आपने पहले किया था कि अगर मंदी की आहट भी आपको लगी, क्योंकि आपने कहा था वो 2 किलोमीटर दूर होगी तो मुझे पहले पता चल जाएगा, तो मैं पहले आपके पॉडकास्ट में आऊँगा। और दूसरा, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आज आपने पॉडकास्ट में कहा कि वो कॉन्क्लूड जिस दिन हो गया, हालांकि बहुत मुश्किल है आपने कहा उसको कर पाना, पर जिस दिन हो गया तो वो भी आप सबसे पहले हमें ही बताएंगे। ज़रूर, इट विल बी माय प्लेजर। और मंदी की आहट की जहाँ तक बात है, मुझे वो आहट जो सुनाई दे रही थी उसकी आवाज़ तेज़ होती जा रही है, पर जब तक मेरे कान में बहुत स्पष्ट नहीं पड़ेगी तब तक मैं आपको इसमें फॉर्मली नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको नेशंस का बताया है कि उनकी जो GDP की रफ्तार है वो बहुत अच्छी नहीं है। और ट्रम्प साहब पे नज़र बना के रखिए, मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक मंदी की आहट वहाँ से पता लग जाएगी। पर ये जो आवाज़ तेज़ हुई है, आपने अभी भी कहा ना कि मुझे मंदी की आहट की वो जो आवाज़ है और तेज़ होती दिखाई दी है, तो वो कितना किलोमीटर दूर से आ रही है, कुछ आइडिया लग पा रहा है? अभी भी बहुत नज़दीक आएगी तभी बात की जाएगी। क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू स्केयर, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स एकदम से डर जाएं। डराने का कोई इंटेंट नहीं है, पर काश मैं मंदी को रोक पाता। और आपको मैंने तो ये भी कहा था, आप जो बात भूल गई, कि मैं चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊँ। ठीक बात। मैं ये जोर दे के कह रहा हूँ कि मैं कुछ कह भी रहा हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं काश मैं गलत हो जाऊँ, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। तो वो ना हो, हमारी तरफ से भी यही प्रार्थना रहेगी, मैं कहूँ तो वैसा ना हो और हमें उसके ऊपर चर्चा ना करनी पड़े। पर फिर भी अगली बार आपका इंतजार रहेगा। और क्योंकि इस बार के जो कमेंट है सर, आपने कहा है कि उनका आप भी वेट कर रहे होंगे, मैं जरूर, मैं मुझे आप बताइएगा अगर मैं मिस भी करूँ तो प्लीज। डन, और हम उसके ऊपर आगे चर्चा भी करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।